प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले जरा बिल्कुल बेसिक से हम आगाज करते हैं। स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं, जैरेड कुशनर आ रहे हैं, जेडी वैंस नहीं आ रहे। इससे मुज़ाकरात की जो इफादियत है और जो खास तौर पे सियासी हल निकालने वाले लोग, तो सियासी क़यादत हुआ करती है, उस पर वो नजर नहीं आ रही। ये ट्रस्टेड लोग हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, लेकिन फिर भी ये सिविलियंस हैं इन दैट टर्म। इस वक्त के यहाँ आने की सिग्निफिकेंस आप समझते हैं कि ये इससे कोई फर्क पड़ेगा कि वहां पे कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जेडी वैंस की तरह? जी, होना तो यही चाहिए। मामूल के मुताबिक तो ये होता है कि जब कोई बड़ा फैसला करना होता है उससे पहले सरकारी सतह के वफूद आते हैं, वो बहुत सारे मामला सारे तय करते हैं। लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी सरकार के एहलकारों को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो उन्होंने अपने ही बहुत ही ट्रस्टेड लोगों को इसमें इन्वॉल्व रखा हुआ है। यहाँ पे भी नहीं बल्कि और भी मामलात में मैंने देखा है कि यही दो साहब हैं, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, ही उनकी नुमाइंदगी करते हैं। अब लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में उन्होंने ही सारा जो इस तरह का मामला था उन्होंने सुलझाया था। तो अब लगता ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब यकीनन एक मुआहदा चाहते हैं और इसीलिए इन लोगों को भेजा है और ये सारी नोक पलक सवार के और तैयार रखेंगे जेडी वैंस साहब के लिए कि वो आए और उसको दस्तखत करें। अब कुछ लोग इस बात के ऊपर कर रहे हैं कि जनाब ये शायद सदर साहब आए। मुझे कोई शोर नहीं है कि सदर खुद आएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मुआहदे की नोयत किस किस्म की है। अब अगर तो मुआहदा ये होता है कि जी वाकई ईरान सारा यूरेनियम अमेरिका को दे देता है, तो ये इतनी बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहेंगे मैं आ जाऊं, पर मुझे उसके ऊपर इत्तेफाक होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान शायद उनको नहीं देना चाहेगा। और वो वैसे भी अपना राइट रखना चाहता है कि मैं सिविल यूज का जो राइट है, जो नेशनल जो एनपीटी है उनकी, जिसने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की हुई थी उन्होंने, ये उनका हक है। और ये उनका हक जब JCPOA हुआ था 2015 में, उसमें भी तस्लीम किया गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की नेचुरली ख्वाहिश है कि मैं उससे ऊपर जाऊं, वरना लोग कहेंगे फिर आपने वाला 11 साल जाया क्यों कर दिए, वही रहने देते। तो इस वजह से उनका पूरा जोर है इस बात पे। लेकिन साथ ही साथ वो मजबूर भी हैं कि मैंने एग्रीमेंट करवाना है, क्योंकि आपने देखा कि जिस किस्म की एक्टिविटी इस वक्त DC में हो रही है, वाशिंगटन DC में, वो हमने तो नहीं देखी थी। मैंने तो कभी ये नहीं देखा था कि इतनी बड़ी तादाद में, यानी 36 कानून साज जो हैं वो मिलकर ये बिल मूव कर दें कि ये हम इसराइल की जो अस्करी इमदाद है वो नहीं देंगे। ये कभी देखा ही नहीं था। वहां पे तो हमेशा कंसेंसस रहा था। तो ये इस वजह से हुआ है कि अमेरिका की आवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बदल हो रही है और मुतनफर हो रही है कि ये हमारी जंग ही नहीं है। लेकिन एजाज साहब, सूरत हाल ये है कि जो यूरेनियम की अफजुदगी के ऊपर अभी भी मामला अड़ा हुआ है। आपने खुद कहा कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप अगर चाहेंगे अपनी कोई विक्ट्री डिक्लेयर करना, तो वो यूरेनियम अफजुदगी के हवाले से अमेरिका का जो हाथ है उसको बालादस्त रखना चाहते हैं। ईरान फिलहाल इस मूड के अंदर नहीं है। तो फिर आपको लगता है क्या ये डील ब्रेकर है, या दोनों के लिए इसमें कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी है, विन है, या कोई विन विन सूरत हाल हो सकती है जो निगोशिएशन टेबल पे हो? वो हो सकती है जो ओमान के वजीर खारजा के वक्त हुआ था, जब उन्होंने ऐलान किया था कि हम ईरान मान गया है कि कोई जीरो एनरिचमेंट होगी, जीरो स्टॉक पाइलिंग होगी और इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस होंगी। अगर तो ये बात ईरान उस वक्त मान गया था तो शायद आज भी मान जाए। लेकिन ईरान मेरे ख्याल में कोशिश कर रहा है कि उनको कम से कम ये सिविल राइट्स, सिविल जो उनका राइट है टू फॉर सिविलियन यूज, वो 3.67 वाला उनको इजाजत दी जाए। लेकिन अगर मेरे ख्याल में वो जीरो पे आ गए और यूरेनियम के हवाले ना किया या किसी और के हवाले कर दिया, पाकिस्तान या रूस के, तो वो भी मेरे ख्याल में काबिल कबूल होगा अमरीकी सदर को, क्योंकि वो इसको कोई ना कोई करना चाहते हैं डील। जो दूसरी बात इस वक्त अगर हम करें वो ये है कि चूंकि आप एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस से बड़े वाज़ेह तरीके से आशना है, पहली जब नशिस्त हुई तो उस वक्त तवक्कुआत थी कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो या कोई मुआहिदे के करीब हम पहुंच जाएं या मुआहिदा न कर दें। जो भी अभी की दूसरी बैठक है, कितने रियलिस्टिक है अगर हम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में बात करें कि हम कोई टेबल से मुआहिदे लेकर उठेंगे, या अभी भी आप समझते हैं कि कुछ नशिस्तें और दरकार होंगी? मेरा ख्याल में आप ये मेज पर से जब उठेंगे तो मुआहिदे के साथ उठेंगे, क्योंकि जो इन्होंने एक दूसरे की पोजीशंस वाजे हो गई हुई हैं। अभी हाल ही में अमेरिका की पोजीशन ईरान को पहुंचाई गई और ईरान की पोजीशन अमेरिका को पहुंच गई है। हमारे आर्मी चीफ भी मौजूद थे ईरान में। तो गोया अब मेरे ख्याल में बहुत करीब हैं इस बात के कि कोई ना कोई एग्रीमेंट किया जाए। ये जो पॉस्चरिंग होती है ये नुकसानदेह होती है, क्योंकि जो अमेरिका को आबनाए हुर्मुज़
जब ईरान ने खोली तो उनको नाका खत्म कर देना चाहिए था। ये जो एक टांग ऊपर रख के फैसला करने की जो ख्वाहिश होती है ना, उसकी वजह से मामला बिगड़ भी जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने ऑफिशियल्स के बावजूद भी भिजवा रहे हैं, तो वो कुछ ना कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और उनको अपने जो सियासी कीमत उनकी हर आने देने वाले के साथ बढ़ती चली जा रही है। और इधर ईरान की भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है, क्योंकि ईरान के लिए भी काफी मुश्किलात हुई हैं इतने नुकसान के बाद। तो मुझे लगता है कि एग्रीमेंट हो जाएगा। सही। और दूसरी बात ये कि इस खेल में एक तीसरा फरीक भी है, इसराइल है। दो वो इस वक्त अमरीकी सदर उनको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन बैरूत की जो वहां पर सीज फायर थी वो उसको कल वायलेट किया गया है। क्या आप समझते हैं कि ईरान और अमरीका ये दोनों ही इस मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त कर पाएंगे, या जो स्पॉइलर है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है कुछ रंग में भंग डाल सकता है? डाल सकता है जी। वो कोशिश भी की, लेबनान में जंग जो शुरू भी की, वो उसी स्कीम का हिस्सा था कि ये जो कामयाब ना हो मुज़ाकरात। लेकिन जब उसने देखा कि अमेरिका की हुकूमत जो है वो बिल्कुल मुसिर है कि ये मुज़ाकरात होने भी चाहिए, और साथ ही साथ वो ये भी देख रहे थे कि अब देखे ना कितने लोगों ने ये जिक्र कर दिया है कि ये नेतन्याहू साहब के जाल में आ गए। देखें, आज कमला हैरिस ने कह दिया, उससे पहले हिलरी क्लिंटन कह चुकी हैं, बर्नी सैंडर्स कह चुके हैं, इसी तरह का सेक्रेटरी कैरी कह चुके हैं। तो पूरे अमेरिका में ये बात फैल गई है कि इसराइल ने हमें फंसवा दिया इस जंग में, ये हमारी जंग नहीं थी। ये बात इसराइल के लिए आप सोचे सही कितनी बड़ा नुकसान होने जा रहा है उसके लिए। पहली बार अमेरिका की तरफ से एक दरार आ रही है कि जनाब इनको जंग के लिए पैसे नहीं देने चाहिए, यानी एक बिल मूव कर रहे हैं। ठीक है, बिल पास नहीं होगा, लेकिन ये आप बजाते खुद जो है नेतन्याहू साहब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। और अमेरिका की आशीर्वाद और इजाजत के बगैर इसराइल की कोई खास ताकत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि वो करना भी चाहिए, अगर फॉल्स फ्लैग भी कर लें या इस लेबनान की जंग को सुलगता रखें, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो इसमें खराबी पैदा कर सकते हैं। सही। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो ट्वीट की है कि भाई अगर आपने ये हमें डील ना दी तो हम आपका बुरा हाल कर देंगे, वो करेंगे जो आज तक किसी अमरीकी सदर ने नहीं किया। इसको आप क्या समझते हैं? क्या ये एक जेन्युइन धमकी है? क्योंकि वैसे पैटर्न अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब धमकी देते हैं पर थोड़ा सा उसको बैक ट्रैक करते हैं, वो एस्केलेट और डी एस्केलेट करते रहते हैं। सिर्फ एंड ऑफ सिविलाइजेशन वाली गुफ्तगू भी उन्होंने की, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 48 घंटों में बैठक हुई और बहुत करीब पहुंच गए जो दोनों ममालिक के बातचीत के। तो इस ट्वीट को जो उन्होंने धमकी लगाई है, इसको कितना सीरियस लेना चाहिए? नहीं, बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। और जिस तरह आपने खुद फरमाया कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। और मुझे याद है कि जो उनकी किताब है ना, द आर्ट ऑफ डील, उसमें उन्होंने जो चौथा चैप्टर है, शायद उसका टाइटल है पुश पुश एंड पुश। उनका ये ख्याल है कि भाई आप पुश करते रहें और जब आप देखने लगे कि डोर टूटने लगी है तो आप सौदा कर लें। तो तकरीबन इस किस्म की जहनीत है उनकी। तो मैं नहीं समझता कि वो अब मुआहदा कोई उसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो है इस वक्त जनरल जाहिद महमूद साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब।